हेलो एंड वेलकम। मैं हूं कविता रल्हन और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब है आपकी इमोशनल, आपकी साइकोलॉजिकल एंड आपकी सोशल वेलबींग। जितनी अच्छी हमारी मेंटल हेल्थ होती है उतना ही अच्छा हम सोच पाते हैं, फील कर पाते हैं और एक्ट कर पाते हैं। और आज मेंटल हेल्थ के बारे में डिटेल में बात करने के लिए हमारे गेस्ट है आज डॉक्टर जमाल ए खान। ये बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर हैं। आई एम श्योर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आपने इनके वीडियो ज़रूर देखे होंगे। ही इज़ द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द डेनवेक्स क्लिनिक और पूरे इंडिया के बहुत ही प्रसिद्ध कैंसर इम्यूनोथेरेपिस्ट हैं। सो आइए इनका वेलकम करते हैं। डॉक्टर जमाल ए खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? जी नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने कहा कि मैं आज आपसे वार्तालाप करूँगी और आपने टॉपिक भी खुद चुना और मुझे दिया। हूँ तो मैं कैंसर का इम्यूनोथेरेपिस्ट, लेकिन इम्यूनोथेरेपी का जो ताल्लुक़ है वो हर बीमारी से है। इम्यून सिस्टम जो है वो हर बीमारी में पार्टिसिपेट करता है, कभी निगेटिव अंदाज से, कभी पॉजिटिव अंदाज से। तो अच्छा रहेगा आपके साथ आज ये गुफ्तगू, मुझे मज़ा आएगा। आपके सवालों का जवाब देने में काफ़ी चीज़ें मैं निकाल पाऊँगा अपने अंदर से। आई एम श्योर। और मैंने खुद आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस देखे हैं। अलग अलग टॉपिक पे आप वीडियोस बना रहे थे, पर मैंने सोचा मेंटल हेल्थ पे अभी तक शायद आपने बात नहीं करी थी। सो इट्स अ गुड टाइम बिकॉज आई थिंक मेंटल हेल्थ की हर जगह बात हो रही है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बात हो रही है। अच्छा, मैंने जिस तरह से डिफ़ाइन किया मेंटल हेल्थ को, क्या मैंने सही डिफ़ाइन किया? एज अ डॉक्टर आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे मेंटल हेल्थ को? देखिए, सारी बीमारियां हैं। मेंटल हेल्थ जो है वो बेसिकली हम हेल्दी हैं जी, तो हम बीमार नहीं हैं, और अगर हम बीमार हैं तो हमारा वो एस्पेक्ट ख़राब हो रहा है। तो मेंटल हेल्थ से मुराद ये है कि असल में इस लफ्ज़ से लोग यूँ परेशान होते हैं, जैसे ना एक बड़ा धारणा बना दी दीवानापन या दीवाना। आशिक दीवाना हो तो खुश लगता है कि आशिक दीवाना हो गया मेरे लिए, लेकिन जब समाज के लिए वो दीवाना हो तो दीवाना कहने लगते हैं उसको। तो ये दीवाना वर्ड को हमने थोड़ा सा रीडिफाइन कर दिया। हमने ये नहीं कहा कि ये मेंटल सिक हैं, हमने कहा मेंटल हेल्थ की बात करें, तो शायद लोग ज़्यादा खुलकर आएंगे सामने और ज़्यादा लोग डॉक्टर से सलाह ले पाएंगे। ये इसलिए शायद हमने कॉइन किया मेंटल हेल्थ वर्ड। बीमारी की जगह हेल्थ। जैसे मैं यूएई जाता हूँ तो वहाँ पर हैप्पीनेस सेंटर लिखते हैं, वहाँ जबकि हैप्पीनेस सेंटर नहीं होते हैं, वो होते बेसिकली आपकी शिकायत दर्ज करने के लिए सेंटर्स हैं। लेकिन उनका लफ्ज़ हमने चेंज कर दिया, हैप्पीनेस सेंटर बोल दिया। तो दैट्स हाउ वी आर रीडिफाइनिंग नॉमेनक्लेचर्स, कि हम पेशेंट्स को मोटिवेट कर सकें और ये बता सकें कि ये भी एक बीमारी की तरह है और इसको कोई अभिशाप या कोई ऐसा दीवानापन या कोई पागलपन उस लेवल तक मत लेकर जाइए। राइट। अच्छा, फिज़िकल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, जैसे अगर आप जिम जा रहे हैं, आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। वॉक पे जाके आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी मैं शिमला गई थी डॉक्टर खान, और वहाँ पे ना जाकू टेम्पल की जब चढ़ाई जहाँ शुरू करते हैं ना, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, हाउ टू चेक दैट यू आर फिजिकली फिट। तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपकी एज 30 के ऊपर है और अगर ये चढ़ाई आप 30 मिनट में कर लेते हैं, यानी आप फिट हैं। लेकिन ये चढ़ाई अगर आप 60 मिनट में करते हैं तो आप अनफिट हैं। फिर ऐसी एज लिखी हुई थी, अगर आपकी एज 45 ईयर्स है या 50 ईयर्स है और आप ये चढ़ाई 50 मिनट में करते हैं तो आप फिट हैं। तो मतलब फिजिकल हेल्थ के जो पैरामीटर्स होते हैं वो दिख जाते हैं कि आप फिट है कि नहीं है। मेंटल हेल्थ के क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये मैं कैसे चेक करूं कि मैं मेंटली फिट हूं कि नहीं हूं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इस सवाल में डेफिनेशन आ जाएगी कि हम डिप्रेशन के शिकार हैं कि नहीं हैं। मेंटल हेल्थ में हमेशा हम दो चीज़ें देखते हैं कि हमारा वेल बीइंग जो है वो है नॉर्मल, वेल बीइंग एक नॉर्मल हुआ। एक हुआ कि हम अनफिट हैं, तो हम अनफिट लेफ़्ट की तरफ हैं या राइट की तरफ हैं। तो लेफ़्ट की तरफ मान लीजिए डिप्रेशन है, कि हमारा जो मूड है वो डिप्रेस रहता है, हमारी वर्दीनेस नहीं है, हमें लगता है कि हम इस समाज के लिए वर्दी नहीं है, या हम अपने परिवार के लिए उचित मात्रा में कोई मतलब चीज़ें प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी मैं अपने बच्चों को प्रॉपरली न्यूट्रिश नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख रहा हूँ, माँ बाप की खिदमत नहीं करता, दफ्तर में भी मैं अनफिट हूँ। ये मन में धारणा बैठ जाएगी मेरे अंदर और मैं उस धारणा में समा जाऊँगा और मुझे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी जो है वर्थ नहीं है। ये डिप्रेशन है। एंग्जाइटी भी इसका एक पार्ट है, लेकिन एंग्जाइटी इतना बड़ा डिसऑर्डर नहीं है। एंग्जाइटी दूर हो जाती है किसी भी चीज़ को करने से, डिप्रेशन दूर नहीं होता। तो डिप्रेशन जो है उसके मापदंड क्या हैं? मैं ज़्यादा सोना शुरू कर दूँ, वो भी डिप्रेशन की शिकार है। मैं नहीं सोऊं, वो भी डिप्रेशन है। मैं हर वक्त सोचता रहूं अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में, ये भी डिप्रेशन है। मैं बहुत सोच रहा हूँ, हद से ज़्यादा सोच रहा हूँ।
या मैं ऑफिस में इतनी परेशानी है नहीं जितनी मैं परेशानी क्रिएट किए हुआ हूँ अपने लिए, ये भी डिप्रेशन है। और डिप्रेशन में हमेशा एक इसमें ना मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में भी आता है, माइनर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में भी डिप्रेशन आता है। मैं थोड़ा सा अपने जो चाहने वाले हैं, जो सुनते हैं मुझे, मैं उनको साधारण भाषा में बातें समझाना चाहता हूँ। इसका एक बहुत अच्छा फार्मूला है डिप्रेशन को पता करने का। मुझे खुद पता है कि मैं डिप्रेशन है तो मेरा माइनर डिसऑर्डर हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता है, मेरी बीवी कहती है कि तुम डिप्रेशन के शिकार हो, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मैं बीमार हूँ, तो मैं मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर का बीमार हो गया। ऑलराइट। जब आपके आसपास वालों को लगने लगे, आपके करीबी लोगों को, आपके दुश्मनों की बात नहीं कर रहा, आपके दोस्तों को, आपके सगे लोगों को, आपकी माँ को, बाप को, बच्चों को, आपकी बीवी को ये एहसास हो कि नहीं तुम ये काम गलत कर रहे हो, तो ये मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। और माइनर साइकेट्रिक डिसऑर्डर में एक अच्छी बात क्या होती है कि मरीज़ डॉक्टर से खुद रुजू करेगा और ख़ुद दवा नियमित रूप से खाएगा। मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर में दोनों चीज़ें नहीं होंगी, वो डॉक्टर के पास भी जाना नहीं चाहेगा और दवा भी नहीं खाएगा। सुपरवाइज ट्रीटमेंट भी चाहिए उसको और डॉक्टर को दिखाने के लिए भी परिवार वालों को समझाना चाहिए। तो ये है, तो दोनों डिसऑर्डर्स जो हैं बड़े करीब अंतर वाले होते हैं और ये ठीक हो जाते हैं। इनमें अच्छी बात क्या है, दवाई इतनी अच्छी आ गई हैं अब। वैसे अगर देखा जाए तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि सबसे मुश्किल जो हमारा शरीर में भाग है वो दिमाग है, उससे ज़्यादा मुश्किल कोई भाग है नहीं। न्यूरॉन्स का बनना, न्यूरॉन्स को समझना ऐसा है जैसे कि एक बहुत ही बड़ा कंप्यूटर सिस्टम हमारे अंदर लगा हुआ है और उस कंप्यूटर सिस्टम को टेम्परेचर की ज़रूरत भी नहीं है ठीक होने के लिए। जैसे अगर आप देखेंगी कि एसी एनवायरनमेंट में आप कंप्यूटर रखते हैं अपना, कहते हैं भाई इसको बहुत, अगर सेंसिटिव कंप्यूटर है तो आप उसको बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रखते हैं तब वो फंक्शनल सही रहता है। लेकिन हम 37 डिग्री पे भी काम करते हैं, 40 पे भी काम करते हैं, 42 तक 44 पे भी कर देते हैं, जब तक हीट स्ट्रोक नहीं हो जाए हमें। कोल्ड में हम 0 तक पे काम करते हैं, 4 पे काम करते हैं, +4 है, ऐसी मुल्क हैं जहाँ लोग काम करते हैं। तो ये एक भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है जो टेम्परेचर सेंसिटिव भी नहीं है और बहुत ही कमाल का है। इसमें स्विच ओवर भी बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे आपने कंप्यूटर में फ़ाइल खोली, आपने एंटर किया तो एक फ़ाइल खुलेगी, फिर दूसरी, फिर आपने उसको कहा, फिर फाइल खुलेगी। फिर फाइल की सीमित स्ट्रेंथ होगी कि आपके स्क्रीन पे कितनी फ़ाइलें खुल सकती हैं, 6, 8, उसके बाद तो नहीं दिखेगी। मन तो 50 फाइलें खोल देगा एक समय में। तो ये इतना मुश्किल है, इसलिए इसमें दवाइयाँ भी मुश्किल से मिलती हैं। बट हम लोगों ने मेडिकल रिसर्च में काफ़ी हद तक दवाइयाँ पाई हैं, दवाइयाँ देते हैं लोग, और जो मेजर ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स हैं वो भी 2-4 ही हैं। उन्हीं ग्रुप्स में सारे साइकेट्रिस्ट खेलते हैं, कोई ये दवा देगा, कोई वो दवा देगा। ये देखना पड़ता है कि कौन सी दवा आपको सूट कर रही है और आपका कौन सा सिम्टम था जिससे आपको ये पता चला कि मैं डिप्रेशन में हूँ, और वो सिम्टम आपने अगर ठीक कर लिया तो डिप्रेशन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। इम्यूनोलॉजी से बहुत रिलेशन है डिप्रेशन का। मैं बार बार अपने जो श्रोता हैं, जो मेरे सुनने वाले हैं, वो मुझे लिखते हैं कि आप हर टॉपिक पे बोलने लगे। कुछ लोग लिखते हैं नीचे, मैं सबके पढ़ता हूँ रिमार्क्स, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इम्यून सिस्टम जो है वो पूरा हमारा शरीर को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने सुना होगा डिमेंशिया होता है, जिसको कहते हैं अल्जाइमर डिजीज़ हो गई, बुढ़ापे वाली बीमारी, उसमें सारा इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहा होता है। इम्यूनोलॉजी में जो प्रोटीन्स ब्रेन में जाके जमा होने लगती हैं वो भी इम्यून सिस्टम रेगुलेट करता है, उन्हें वहाँ जमा कर देता है। वाइट मैटर ज़्यादा हो जाता है, ग्रे मैटर कम हो जाता है। हमारे दिमाग में 2 तरह के मैटर होते हैं। ग्रे मीन्स जिसका कलर डार्क है, ब्राउन है, और वाइट जहाँ खाली एडिपोज टिश्यू लगा है, फैटी टिश्यू है, मतलब सफ़ेद और काले का मिश्रण है ब्रेन हमारा। तो अगर हमारा ब्रेन में काला ज़्यादा है तो हम नॉर्मल हैं, और स्लोली ग्रेजुअली अगर काला कम हो रहा है, सफ़ेद ज़्यादा, फैट डिपोजिशन हो रहा है, न्यूरॉन्स को डैमेज कर रहा है, तो ये इम्यून सिस्टम रिलेट कर रहा है इसे। तो इम्यून सिस्टम जो है वो पूरा हमारे शरीर को संतुलन में लेके आता है। तो डिप्रेशन में आपके जैसे सवाल आते जाएंगे, शायद मैं अंदर से निकाल पाऊंगा कि मैं क्या क्या बताना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को। बिल्कुल। अभी हमने यहाँ पे सिम्टम्स की बात करी कि आपके परिवार वाले, जो आपके पार्टनर है स्पेशली, अगर
मेजर डिप्रेशन है तो उनको साइंस पता लगने लगते हैं, और अगर माइनर है डिप्रेशन तो कहीं ना कहीं आपको खुद लगने लगेगा कि आपको डिप्रेशन है। कॉजेज़ क्या होते हैं डिप्रेशन के? बिकॉज आजकल के लोगों में डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। पहले के ज़माने में, जैसे मैं अपनी पेरेंट्स की जनरेशन की बात करूं, मैंने कभी अपने फादर मदर या जो अंकल आंटीज़ घर पे आते थे, कभी डिप्रेशन वर्ड, एंजाइटी वर्ड डिस्कस करते हुए कभी नहीं सुना। आजकल क्यों है ये ज़्यादा बातचीत? देखिए, जैसे सोसाइटी डेवलप हो रही है, मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है, उसकी देन है ये। उसमें क्या है कि जो चीज़ें लग्जरीज थी ना, वो आज हमारे लिए एसेंशियल हो गई। पहले फ्रिज लग्जरी माना जाता था, मेरे बचपन में एसी लग्जरी माना जाता था, टेलीफोन लग्जरी माना जाता था, कार लग्जरी मानी जाती थी, वॉशिंग मशीन लग्जरी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारी एसेंशियल चीज़ें हो गई। तो इनको पर्याप्त करने के लिए नियत करना, हर आदमी को इनका इकट्ठा करना, ये जो होड़ है, ये डिप्रेशन का काम करती है, ये डिप्रेशन देती है। इसमें समाज भी डिप्रेशन देता है कि मेरे पड़ोस वाले ने नया घर बना लिया, मेरा घर पुराना है, मैं नहीं नया बना पा रहा हूँ, तो ये कांस्टेंट टॉर्चर होगा मेरे अंदर। कंपैरिजन करना, नेचुरली कंपैरिजन होने लगता है। और जो हमारी पहले मिसाली बातें थी कि क्या कहते थे, आदमी बहुत अच्छा है, पहले ये कहते थे यार आदमी बहुत अच्छा है, आज कहते हैं यार बड़ा पैसे वाला आदमी है। अच्छा और बुरे का तमीज़ जो है वो ख़त्म होकर सिर्फ हमने कहा बहुत पैसे वाला आदमी है, बड़ी तरक्की की है इसने। अरे भाई, वो पैसे वाला है, तरक्की की है, किस तरीके से तरक्की की है वो जानता है। तुमने कभी जानने की कोशिश की कि उसकी तरक्की में क्या चीज़ें हैं साथ उसके? क्या तुम वही तरक्की करना चाहते हो जैसे वो करना चाहता था? क्या उसने वो तरक्की करके सुकून पाया? आपने देखा होगा, आप कभी जाइए, हम हिंदुस्तान में हर जगह निकलते हैं, गरीब लोगों के बीच में भी जाते हैं, बस्तियों में भी जाते हैं, आपको बस्तियों में हंसती हुई औरतें मिल जाएंगी, मुस्कुराते हुए चेहरे मिल जाएंगे, कहकहाते हुए लोग मिल जाएंगे। और आप एक क्लब में जाइए जो बहुत रिच लोगों का क्लब होगा, वहाँ एक आपको शांत स्वभाव के लोग मिलेंगे, बिल्कुल खामोश हैं, सिर्फ बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं, उनके मन में कोई मनोरंजन है ही नहीं। या वो ड्रिंक करने के बाद वो हंस सकते हैं, वो, हाँ, वो तो डिस्ट्रैक्ट हो गया माइंड, वो तो डिस्ट्रैक्शन हो गया माइंड का। लेकिन नॉर्मली जनरली वो हम हंसेंगे नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल आप पार्क्स में जाइए तो लाफ्टर ग्रुप्स बन गए हैं। वो बेकार में बगैर बात के हंस रहे हैं, ठट्टे मार मार के हंस रहे हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि हंसी आए। वो भी कोई मन को शांति नहीं देगा। अगर मेरे जोक पे आपने सुन के हंसा, और कब हंसेंगी आप मेरे जोक पे? जब आपके पास समय होगा, आप मुझसे इंटरेक्ट करेंगी, रिएक्ट करेंगी, और आप उस पर समय देके उसको थॉट को लेकर अंदर आएंगी, तब आपको हंसी आएगी। लेकिन आप कहेंगी कि अरे डॉक्टर खान ने बातें करना शुरू कर दी, मेरे 15 मिनट बेकार हो गए, तो आपको हंसी नहीं आएगी। आपको मन में ये रहेगा ये मैं 15 मिनट काम के कैसे शुरू कर सकती थी, इसमें मैंने कोई काम क्यों नहीं किया, तब हंसी नहीं आएगी। तो डिप्रेशन इन सब चीज़ों से होता है। काफ़ी हद तक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे मिलेगा मैं और बीच में बताता रहूँगा आपको। अच्छा, ये जितनी भी बातें करी जो कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन की, आप कंपैरिजन करते हैं और वक्त नहीं देते हैं, ज़्यादा बिजी रहते हैं मे बी, और व्हाट आई वांट टू नो इज़ कि बच्चों में क्यों डिप्रेशन आ जाता है फिर, लाइक टीनेज बच्चे। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी भी जो फ्रेंड है, उसकी डॉटर ने 13 ईयर्स ऑफ एज में शी अटेम्प्टेड सुसाइड। तो व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? ये तो कभी हमने पहले कभी नहीं सुना। जी, ये अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बच्चों को जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, पहले ज़माने में हमारी फैमिली में बूढ़े लोग होते थे, अब हमारी फैमिली में बूढ़े लोग नहीं होते। बूढ़े लोगों का काम सबसे बड़ा क्या था कि वो आपकी जो छोटे बच्चे होते थे उनको सपोर्ट सिस्टम देते थे, घर भी बड़े होते थे, तो बच्चों को कहानियाँ सुनाना, बच्चों को उलझाए रखना, बच्चों को एक्सपीरियंस की बातें बताना, ये हमारे बुज़ुर्गों का काम होता था। अब वो बुज़ुर्गी का चैप्टर हो गया ख़त्म। अब माँ बाप और बच्चे, माँ बाप के पास वक्त नहीं है, बच्चे छोटे हैं, आप भी बहुत बिज़ी हैं, आपके हस्बैंड भी बहुत बिज़ी हैं, आपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, खाना खाते में भी वो मोबाइल देख रहा है, आप उसे राइम्स सुना रहे हैं, नर्सरी राइम्स सुना रहे हैं, और वो आपकी नर्सरी राइम सुन के खाना खा रहा है। आपने नहीं चलाया तो खाना नहीं खाएगा वो। मतलब ऐसा होता है। ये अगर बंद कर देंगे तो खाना वो नहीं खाना खाएगा और वो सेम राइम सुनेगा। तो आपने डिस्ट्रैक्शन उसको बचपन से पैदा कर दिया। उसको आपने एंग्जाइटी न्यूरोसिस एक बोलते हैं। एंग्जाइटी न्यूरोसिस का मतलब मुझे ब्रेन में हमेशा एंग्जाइटी रहेगी। मतलब बच्चे आज हिलते रहते हैं। आपने देखा होगा बच्चे स्टिल नहीं बैठते,
बहुत से बच्चे हिलते रहेंगे, बात करेंगे, हिलते रहेंगे, बिकॉज वो जो पैदाइश से उसने मोबाइल, आपको हैरत होगी कि 2 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है जो बात नहीं कर पा रहा है। 1.5 साल का बच्चा जिसको बोलना नहीं आता, वो खाली बिकॉज वो कलर्स को, कोडिंग को देख रहा है, उसका माइंड जो है वो समझ कुछ नहीं रहा है कि वो क्या हो रहा है। उसके ब्रेन में एक कलर कोडिंग चल रही है, रंग आ रहे हैं, रंग जा रहे हैं, और उसका एक वॉल्यूम है, उसकी एक आवाज़ है, जिसने उसको अडॉप्ट कर लिया तो वो डिस्ट्रैक्ट होगा उस समय खाना खाने के लिए, बिकॉज उसे फीडिंग करना है तो डिस्ट्रैक्शन से कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? आई मीन यू आर मेकिंग हिम डिस्ट्रैक्टेड टू मेक हिम ईट। दैट इज द फर्स्ट थिंग कि आप उसको किस फेज में लेके जा रहे हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे आप जाएंगी कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ कौन से वीडियोस के हैं? जो बच्चों के हैं, राइम्स हैं जो, उनसे ज़्यादा व्यू किसी के नहीं है। अंग्रेज़ी गाने पॉप सिंगर्स के भी नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर लिसन्ड एवरी डे 50-30 टाइम्स इन अ हाउस। तो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको अब परेशानी हो रही है कि वो डिस्ट्रैक्ट कैसे हो खाना खाने में, तो वो खाना नहीं खाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी। फिर पीयर प्रेशर है। माँ बाप हमेशा जब शाम को बच्चा स्कूल से आएगा तो ये पूछेंगे तुमने होमवर्क किया? अगर होमवर्क नहीं मिलेगा तो बच्चों के टीचर से जाके माँ बाप लड़ते हैं कि होमवर्क क्यों नहीं दिया, ये शाम को खाली बैठा था। मैंने खुद देखा है स्कूल में, मैं स्कूल का एक ज़माने में डॉक्टर था, कि पेरेंट्स आके कंप्लेंट करते थे होमवर्क कम क्यों देते। आज की तारीख में जो अच्छे मुल्क हैं, अब आप लोग बुरा मान जाएंगे मुझसे कि साहब आप हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूँ कि हमें अडॉप्ट करना है उन चीज़ों को कि जो अच्छी हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में 7 साल में प्रिलिमिनरी एजुकेशन शुरू की जाती है, स्कूल की एंट्री 7 साल पे होती है। हम बच्चे को 3 साल पे एडमिट कर देते हैं स्कूल में, 2 साल में मैंने देखा कर देते हैं, तो वो 7 साल में करते हैं। दूसरी बात, नो होमवर्क पॉलिसी, दे अडॉप्ट नो होमवर्क पॉलिसी, कोई होमवर्क नहीं देना है। देन पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, फिर बच्चों को एंगेज कैसे रखें, बिजी कैसे रखें? अगर होमवर्क नहीं होगा तो वो टीवी देखेंगे या फिर टाइम किसी आप ये बताइए, 10वीं क्लास तक आपने पढ़ा, आपको कौन सा लेसन याद है आज 10वीं क्लास का? मेरी तो बात मत कीजिए, मुझे अपनी बात कर रहा हूँ। 10 साल की उम्र तक मुझे कुछ याद नहीं होता। मैं सिर्फ वक्त अपना उस वक्त इतना करता हूँ कि मुझे अंग्रेजी आ जाए, मुझे साइंस का बेसिक नॉलेज आए, हिस्ट्री आ जाए, एक जनरल परसेप्शन डेवलप होना चाहिए। और जनरल परसेप्शन क्लास 10 तक डेवलप होता है। 11th वो साल होता है जहाँ हम एक पर्टिकुलर रुचि इख्तियार करते हैं कि हमारी रुचि इंजीनियर बनने की है, हमारी रुचि डॉक्टर बनने की है, नेता बनने की है, किस चीज़ में जाने की है, वो 11वीं क्लास में पता चलता है। सिलेबस हमारी ऐसी ही है। NCERT की बुक्स अगर आप देखेंगे वो भी बहुत पतली होती हैं, लेकिन हम NCERT की बुक्स नहीं पढ़ाते बच्चों को। हम मोटे मोटे किताबें पढ़ाते हैं जो पर्टिकुलर ऑथर्स की होती हैं। तो वो सारी पढ़ाई करने के बाद जब आपका मेंटल कैलिबर ही उतना नहीं है, तो 10वीं क्लास जब आप पास करते हैं तो ओवरऑल अगर आप देखें कि साहब मैंने 10वां क्लास पास किया था 30 साल पहले, 30 साल पहले का मुझे क्या नॉलेज है, तो कुछ याद नहीं होगा क्या नॉलेज है, बेस का कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए होमवर्क को कम करना है, बच्चों को खेलने कूदने में शामिल करना है, फील्ड में जाने भेजना है। उनके प्लेग्राउंड्स हैं, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रखनी, तब मेंटल वेलबीइंग होगा। फिजिकल वेलबीइंग होगा तब सेकेंडरी मेंटल वेलबीइंग होगा। राइट। मैं स्पिरिचुअलिटी से बात करता हूँ इस पे। अल्लाह ने और भगवान ने हमारे लिए हर चीज़ बना रखी है कि हमें क्या करना है। हम लोग ये कहते हैं कि जैसे उसने हमारा पाथ कर्व किया है वैसे ही हम चलते चले जाएंगे। तो माँ बाप का योगदान बहुत ज़्यादा होता नहीं है, जो पाथ कर्व किया हुआ उसी पे चलता रहेगा बच्चा। आपको उसे सिर्फ इधर उधर से संभालना है, इधर उधर से संभालना है, उसको दरमियानी पाथ में रखना है, मिडिल पाथ में रखना है। सारे बच्चे न्यूटन नहीं बन जाएंगे, सब थोड़ी न्यूटन बन जाएंगे, तो कोई आइंस्टाइन नहीं बन जाएंगे, सारे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। और आपको हैरत होगी, मैं तो उस समाज को डील करता हूँ जहाँ पर हमारे ऐसे परिवार भी काम कर रहे हैं, जैसे गुटखा बनाने वाले लोग हैं। क्या पढ़ाई की उन्होंने भाई? कोई पढ़ाई की? मैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड की बात नहीं कर रहा। बीड़ी बनाने वाले भी हैं, सिगरेट बनाने वाले भी हैं, अनपढ़ लोग हैं। हमारे नेता ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल भी नहीं गए, स्कूल गए तो सबसे बुरे थे, उसमें लास्ट में रहते थे। तो ये पता नहीं होता है कि हम 15-16 साल की उम्र के बाद क्या करेंगे। तो 15-16 साल तक बच्चे को परवरिश के लिए प्रेशर मत दीजिए।
प्रेशर जहाँ देंगे आप जो है फ्यूचर उसका ख़राब करेंगे। वो बीवी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और ख़ास तौर से मैं हॉस्टल्स के भी ख़िलाफ़ हूँ। हॉस्टल्स में भी बच्चों को अगर आप भेज रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर कि आपका बच्चा क्लास 8th या 9th में हॉस्टल जाए। क्या रीज़न है उसका? इसलिए कि बच्चा डिटैच हो जाता है फैमिली से, उसको फैमिली वैल्यू सिस्टम पता नहीं होता है। मैंने स्टडीज़ की हैं, मैंने स्टडीज़ देखी हैं, मैंने बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन है मेरी कि जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं और जब उनकी शादियां होती हैं तो वो अपनी बीवियों के साथ उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं जितने जो लोग घरों में पलते बढ़ते हैं, अपने बच्चों के साथ उतने अच्छे नहीं होते हैं। मैंने खुद देखा है। तो आप ये पूछ रही हैं कि बेसिकली बच्चों में अगर डिप्रेशन है और सुसाइडल टेंडेंसी है तो हम क्या करें। सुसाइडल टेंडेंसी मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। वो बच्चा अगर बच गया और मालूम हुआ कि उसने ऐसा किया है तो वो ये बचने के लिए उसने आपको परेशान करने के लिए नहीं किया था, वो चाह रहा था कि ऐसा हो जाए, वो ख़त्म करना चाह रहा था। तो उसको सुपरवाइज़ करना है ट्रीटमेंट को, उसके डॉक्टर की सलाह लेना है और डॉक्टर का इलाज कराना है। इसमें 2 प्रकार का इलाज होता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में। एक तो होता है कि फिल्म देखी होगी आपने, एक फिल्म है जो शाहरुख खान जिसमें समझाता रहता है मरीज़ को अपने, डियर ज़िंदगी। वो एक प्रोटोकॉल है कि आपने सेशंस दिए, साइकोलॉजिकल सेशंस दिए और आपने बच्चे को या बड़ा है कोई भी है तो उसको आपने ये बताने को समझाने को किया। सेशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो हिडन एजेंडा चल रहा है वो बाहर निकल आए। राइट। अगर हिडन पेरेंट्स से बच्चे शायद नहीं कन्फाइड करते ना, पेरेंट्स से नहीं, किसी से भी नहीं करते हैं, वो दोस्त से करते हैं, तो वो दोस्त की तरह होता है। उसमें बड़ा अच्छा एक आखिर में बात थी कि लड़की को उससे प्यार भी हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मेरा प्रोफेशन है ये। तो मतलब लड़की कब कन्फेस करेगी या लड़का कब कन्फेस करेगा? जब प्यार की हद तक बात चली जाएगी, जब उसको इतनी उससे मोहब्बत हो जाएगी कि ये मेरा पार्टनर की तरह है, तब वो कन्फेस करेगी। तो हमें इसमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस बंदे से साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन करा रहे हैं उसका क्या पैरामीटर्स हैं, क्या वो साइकोलॉजिकली वो फिट भी है कि वो हट भी सकेगा बाद में इससे, इतना तो नहीं करीब आ जाएगा कि हम परेशान हो जाएं, एक नया फंदा लेके पाल लें। ये भी होता है डॉक्टर्स में, मेडिकल कॉलेज में ये भी देखा है मैंने। तो ये चीज़ है। तो मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में ये चीज़ आती है। तो मैं कुछ किस्से बताना चाहूँगा, तुम्हें उससे समझ में आएगा क्या होता है। जब मैं मेडिकल में पढ़ता था, मेरा हॉस्टल का एक साथ में पार्टनर था, बराबर में रहता था, वो लॉ कर रहा था, फाइनल ईयर लॉ में था और वो अलूफ़ रहता था, काफ़ी खामोश रहता था, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा था। मेरी उससे बातें शुरू हो गई तो मैंने उससे कहा कि तुम फाइनल कर रहे हो, कोई लड़की वड़की तुमने देखी शादी के लिए? तो कहने लगा, उसने एक बहुत बड़ी ख़ानदान का नाम लिया उसकी बेटी का, जो मतलब उसका कोई ताल्लुक़ हो ही नहीं सकता उससे, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली, उसकी एक लड़की अकेली, उसकी एज की उस वक्त की। वो कहने लगा वो शादी तो मेरी उससे होगी। ओके। तो मैं चूँकि मेडिकल कर रहा था तो मुझे यहाँ लगा कि यार ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, ही रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। और मैंने जब 2-3 सेशन उसके ले लिए एज अ फ्रेंड, तो मुझे लग गया कि ये परफेक्टली नॉर्मल नहीं है, इसका मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ये माइनर साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं था। तुम रलन समझने की कोशिश करो कि वो मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ रहा था, क्योंकि उसके मन में ये विश्वास बैठ गया था कि मेरी शादी इसी से होगी, चूँकि सारी सर्कमस्टांसेस मेरी ऐसी हैं कि मेरी शादी इससे ही होना है, एक दिन आएगा और मैं उससे शादी करूँगा। Otherwise he was perfect in every study. I got him counseled, I got him treated, and he thereafter thought of कि नहीं शादी में दूसरी लड़की से करूँगा। तो बीमारी का इलाज होता है, लेकिन हमें पहचानना होता है कि बीमारी की नौयत क्या है और कौन सी बात पे वो अटका हुआ है बंदा, कि जब आप उससे हिला डुला के पूछोगे आखिर में वो बात वही ज़रूर करेगा। ये चीज़ होती है। डॉक्टर जमाल, यहाँ आप उनके अच्छे फ्रेंड थे तो आप कॉन्फिडेंट बने और उन्होंने अपनी चीज़ें शेयर करी और आपने उन्हें सही राय भी दी। एक ये भी बहुत बड़ा इशू है आजकल के टाइम पर कि किस पे ट्रस्ट किया जाए। जैसे इफ़ आई एम फीलिंग लो, मेरे भी बहुत ऐसे हाई और लो मूड्स आते हैं, लेकिन अगर आप हर किसी से बात करो ना तो शायद लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझते नहीं हैं। एक ये भी बहुत बड़ा इशू है कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं और अगर आपको एंजाइटी इश्यूज़ हैं तो आप हर किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लग जाते हैं, वो भी तो गलत है। तो किससे शेयर करें और किससे ना करें? देखिए, मेरे ख्याल में जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं और जो आपका रिसेंट दोस्त नहीं बना हो, पुराना दोस्त हो आपका, और चाहे वो स्कूल का फ्रेंड के लेवल पे क्यों ना हो, आपकी बात साल में एक बार भी होती हो,
लेकिन वो आपको पता है कि वो आपको गलत राय नहीं देगा, उससे शेयर करना है। रिसेंट दोस्त जो है हमेशा एक्सप्लॉइट करेगा आपको। दिस इज ऑल्सो राइट। अच्छा, आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, अब ये आपसे बातचीत हो रही है तो चीज़ें निकल कर आ रही हैं। वो जब भी मुझसे मिलती है ना, वो हमेशा सैड रहती है। उसके पास कोई ना कोई एक दुख वाली कहानी होती है शेयर करने के लिए कि मेरे साथ ये हो गया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, या मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, या कुछ और इशू हो गया। मुझे ऐसा लगता है उसने क्या हैबिट बना ली है। ये पर्सनालिटी, आपकी बात समझ गया मैं। मेरी बड़ी परेशानी ये है रनन कि मैं बहुत जल्दी समझ जाता हूँ। अल्लाह ने पता नहीं क्या चीज़ रखी है, तुमने जो समझाया। इसके पास कोई एक रीज़न नहीं नहीं, कुछ लोग क्या होता है अपने गले का सांप दूसरे के गले में पहना के जाते हैं। उनको सुकून मिल जाता है कि हमने तुम्हें परेशान कर दिया, नाउ वी आर वेरी हैप्पी। तो वो अब कभी कभी लोग नज़र से बचने के लिए भी करते हैं कि हमें नज़र नहीं लग जाए, हम बहुत खुश नहीं लगें, तो हम अपनी परेशानी बता दें आपको। या हो सकता है वो वाकई में डिप्रेस्ड हो। वाकई में हो सकता है, वाकई में डिप्रेस्ड हो, लेकिन तुम उसके लिए सही वो नहीं हो सोल्यूशन, बिकॉज वो सोल्यूशन तो डॉक्टर देगा। अच्छा, अजीब बात ये है, इतने मरीज़ हैं और डॉक्टर्स इस फील्ड में बहुत कम हैं। साइकेट्री जो है वो बहुत ही, उसमें आपको अच्छे साइकेट्रिस्ट की बात करेंगे, आप एनसीआर में बात करेंगे तो आपको चुनिंदा कुछ नाम मिलेंगे। हो सकता है 25 नाम मिल जाएं, 30 नाम मिल जाएं, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट नंबर, लेकिन उतने डॉक्टर नहीं है जितने होना चाहिए। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर वो लोग भी कम हैं जो डॉक्टर नहीं हैं, जो खाली साइकोलॉजिस्ट जिनको बोलते हैं, जो डॉक्टर के साथ एसोसिएटेड होते हैं और डॉक्टर को ब्रीफ करते हैं कि क्या इनको इलाज की ज़रूरत है या काउंसलिंग से ठीक हो जाएंगे। साइकेट्री में ये डिस्कस करना होता है कि क्या मेडिसिन चाहिए या सेशंस चाहिए। तो ये कौन करता है? साइकोलॉजिस्ट डिस्कस करता है और फिजिशियन डिस्कस करता है, साइकेट्रिस्ट डिस्कस करता है। तो पहला मीटिंग जो होती है वो दोनों से होती है, साइकेट्रिस्ट भी होगा, साइकोलॉजिस्ट भी होगा। और फिर साइकेट्रिस्ट कहेगा कि तुम 10 सेशन साइकोलॉजी के पहले दे लो, उसके बाद फिर हम बात करेंगे मेडिसिन के लिए। तो ये थोड़ा सा ये टॉपिक है। एक और किस्सा मैं बताऊंगा, तुम 2-3 किस्सों से तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरा टॉपिक क्या है। तुम माफ़ करना मुझे सुनने लोगों। एक मेरे अपने बहुत गहरे रिश्तेदार थे, बिल्कुल करीबी, उनको भी होता था। उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर होता था। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? कभी तो हम राजा बन जाएंगे, बादशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं, और कभी हम फ़कीर बन जाएंगे, बिल्कुल गरीब लगेगा कि हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास हमने कुछ दुनिया में नहीं किया। और फिर एक ऐसा डिसऑर्डर आएगा कि हमसे बड़ा कोई आदमी नहीं है, हमने अपने कपड़े भी डोनेट करना शुरू कर दिए, कोई आया मांगने के लिए तो जितने पैसे रखे थे वो भी हमने उसको दे दिए। ये होता है इस बाइपोलर डिसऑर्डर, राजा और रंक, मतलब दो एक्सट्रीम बिहेवियर होंगे एक ही इंसान में। और ये सीजनल चेंजेस में ज़्यादा देखा जाता है। जब गर्मी ज़्यादा आएगी तो सीज़न कौन सा है तो क्या हो जाएगा, ठंड आएगी तब क्या होगा। तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड ये बीमारी होती है बाइपोलर डिसऑर्डर, या माहौल से 3-4 महीने का पीरियड चला गया तो ये आ गया, 3-4 महीने चले गए तो वो आ गया। ये भी मेजर डिसऑर्डर है। इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है? अगर आप इस तरह के सिम्टम्स देख रहे हैं अपने अंदर तो आपको अगेन इसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये इत्तेफाक से जो मेजर डिसऑर्डर्स होते हैं ना जी, वो मरीज़ खुद नहीं तय कर पाता कि मैं बीमार हूँ, उसके घर वाले तय करते हैं वो बीमार है। उसको एहसास नहीं होता मैं बीमार हूँ। एहसास मुझे होगा, जैसे मैं अगर बीमार हूँ, डिप्रेशन में हूँ, तो मैं मतलब अगर मैं नॉर्मल हूँ तो मुझे लगेगा कि यार मुझे नींद नहीं आ रही है पिछले 3 हफ्ते से। अच्छा, इसका भी 3 हफ्ते का रूल है। ओके, ये भी मैं बता दूं, भूल गया था मैं। मैंने एक बार पहले भी अपने वीडियो में बताया, हर बीमारी का 3 हफ्ते का रूल है। कोई भी चीज़ आपको 3 हफ्ते तक परेशान कर रही है तो आप दवा लेने के लायक हैं जी। अगर आपको मुतवातिर 3 हफ्ते, मुतवातिर मीन्स उर्दू में बोलते मुस्तकिल तौर पे लगातार 3 हफ्ते तक आपको डिस्टर्ब स्लीप है, आप कुछ भी कोशिश कर रहे हैं बट आपको स्लीप नहीं आती, या स्लीप आती है तो आँख खुल जाती है, आप प्रॉपर, ये भी नहीं कि आपको पता नहीं है क्यों नहीं आ रही है, देन यू नीड ट्रीटमेंट। या आपको लग रहा है कि मैं बेकार हो गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं कर सकता मैं, तो तब भी होता है। एक डिप्रेशन में एक चीज़ और होती है, हमेशा याद रखो, फिज़िकल वेल बीइंग जो होगी ना उसमें सेक्सुअल हेल्थ भी आती है। अगर सेक्सुअल हेल्थ आपकी अच्छी है, यानी आप एक परिवार में रह रहे हैं, मियाँ बीवी हैं, आप लोग कंपेटेबल हैं, आप लोग मोहब्बत करते हैं, आप लोग अच्छा वक्त गुजारते हैं, तो डिप्रेशन कोसों दूर रहेगा आपसे। ऑलराइट, कोसों दूर रहेगा जी जी। और अगर आप वहाँ फेल हो रहे हैं तो डिप्रेशन की तरह आपको मैनिफेस्ट करेगा वो। इनफैक्ट अभी बीच में जब 2 मिनट का ब्रेक हुआ तो मैंने आपको ये बात बताई कि मैं खुद कई बार मुझे ऐसा लगता है कि
मुझे ऐसे साइंस लगते हैं कि शायद मुझे डिप्रेशन है, लेकिन मैं अगेन आपसे जानना चाहती हूँ कि जब मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, जैसे अगर मैं 2 या 3 दिन घर पर हूँ और मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, शूट नहीं कर रही हूँ, तो घबराहट होना, रोने का मन करना, बेचैनी आना, ये सब एंजाइटी के ये डिप्रेशन नहीं है, ये वर्कहोलिक एटीट्यूड है आपका। इसको कहते हैं वर्कहोलिक एटीट्यूड। हमें अल्लाह ने ऐसा बनाया है, ये हम खुशनसीब हैं। हम शुक्रिया अदा करें भगवान का कि हमारी ये पर्सनालिटी है कि हम काम करना चाहते हैं। बहुत मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो काम नहीं करना चाहते, दे वांट टू रिलैक्स। और वर्कहोलिक लोग बहुत कम दुनिया में होते हैं जो अचीवर्स होते हैं। तुम अचीवर की कैटेगरी में आओगी। थैंक यू, अच्छा लग रहा है सुनकर। अचीवर की कैटेगरी में आओगी कि तुम्हें हमेशा ही लगता है कि मुझे छुट्टी नहीं मिलना चाहिए, मुझे काम करना है। ये अचीवर कैटेगरी होती है। और अचीवर्स में यूजुअली क्या होता है कि वो जो लोग होते हैं ना, वो भी वर्कहोलिक होते हैं और डिप्रेशन भी उन्हें साइलेंटली होता है, लेकिन मेजर डिप्रेशन का डिसऑर्डर नहीं होता है, माइनर डिसऑर्डर होता है। और डिप्रेशन में हमेशा मैं बात करूँगा, डिप्रेशन में नींद की दवा ख़राब होती है, नींद की दवा डिप्रेशन को बढ़ाती है। इसलिए जो हम पहले कहते थे यार मुझे डिप्रेशन है, मैं नींद की गोली लेके सो जाऊं, बहुत कॉमन बात होती थी। ये गलत धारणा है। आपका डिप्रेशन बढ़ेगा इससे। हाँ, इससे डिप्रेशन बढ़ेगा। हमेशा मूड एलिवेटर्स लेना है। मूड एलिवेटर्स सुबह में लिए जाते हैं डिप्रेशन के लिए। नींद की गोली रात में ली जाएगी। नींद की गोली लेने से डिप्रेशन आपका बढ़ने लगेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो है कि साहब मुझे नींद नहीं आ रही यार, मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ, बहुत परेशान हूँ, गोली खा के सो जाता हूँ आज, रॉन्ग हैबिट, टोटली रॉन्ग हैबिट। अच्छा, अपने आप को अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है तो क्या 4 या 5 स्टेप्स आप बताना चाहेंगे, हाउ टू मेक योरसेल्फ मेंटली स्ट्रॉन्ग? स्पिरिचुअलिटी, आप हिंदू हैं तो अच्छे हिंदू हों, आप मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलमान हों। अच्छे मुसलमान अच्छे हिंदू की डेफिनेशन पता है आपको क्या है? बताइए। किसी का दिल नहीं दुखाएं आप किसी दिल दुखे हुए के दिल के दर्द को दूर करने की कोशिश करें। दूसरा पहलू ये है इसका, आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं हो, आपकी प्रेजेंस पता नहीं चले सोसाइटी में। अच्छा, प्रेजेंस पता नहीं चले, पता नहीं चले प्रेजेंस आपकी। आप चले गए, मैं गया कहीं, मुझे लगा यार सब लोग खड़े क्यों नहीं हुए मेरे लिए, या मुझसे पहले सबने खाना खाना क्यों शुरू कर दिया, मैं तो आया नहीं था अभी तक। ईगो का ना होना, मतलब ये ईगो भी कह सकते हैं। और प्रेजेंस का पता ना होना, मैंने तो अब तक डेफिनेशन जो सबसे अच्छी पाई है, मेरी प्रेजेंस का एहसास नहीं हो मेरे घर वालों को। मैं इतना ज़मीन पे रहने वाला आदमी हूँ। नाइस। और कोई चीज़ ऐड करना चाहेंगे इसमें, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने? अब मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं ऐसी से, मैंने स्पिरिचुअलिटी बताई। स्पिरिचुअलिटी में पूजा पाठ करना भी हो सकता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मैंने पूजा पाठ किया या मैंने नमाज रोज़ा किया और मैंने सारे उपदेश अपने यंगस्टर्स को देना शुरू कर दिए। जो नई पौध के लोग आए हैं कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुम नहाए क्यों नहीं, तुम बग़ैर रात नमाज पढ़े सो गए, या तुम्हें नमाज क्यों पढ़ना थी। ठीक है, वक्त आएगा नमाज पढ़ लेगा। मैंने गल्फ़ कंट्रीज़ में देखा है, बहुत सी मस्जिदों में बच्चों को आने नहीं देते। वो कहते हैं इससे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, हमारी नमाज भी ख़राब होती है। ऐसी पूजा पाठ में भी ज़बरदस्ती करना नहीं है। मैंने बताया ना, कुछ लोग क्या होता है अपना वक्त भूल जाते हैं बेटे। वो अपना वक्त, अपनी जवानी में सब काम करते थे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में, जब वो बूढ़े हो गए तो सारे उपदेश देना शुरू कर दिए बच्चों पे। ये भी पता होना चाहिए, तो बच्चों को भी पता हो कि हमारे ये बूढ़े साहब जो हैं ये अपनी जवानी में कैसे थे। वो भी डिप्रेशन दूर करेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं हुआ तो दुनिया कैसे चलेगी, या मैं हूँ तो दुनिया क्यों नहीं चल रही है अच्छी। दुनिया चलती रहेगी, दुनिया हमेशा चलती रहेगी। तुम्हारा, मैं खुद था, मैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में अहमियत थी मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया करता था। और जब मैंने अलीगढ़ छोड़ने की कोशिश करी तो मुझे लगा कि यार ये इम्तिहान कौन कंडक्ट कराएगा, सब तो मैं करता हूँ 7 साल से। इम्तिहान भी होते रहे, लोग पास भी होते रहे, निकलते रहे, मेरा हुआ नहीं हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमें अपना, हमारी ज़ात है ही क्या। अगर आप देखें, इस ज़मीन को ही देख लें, या अपने मुल्क को देख लें, अपने शहर को देख लें, हमारा मुकाम ही क्या है उसमें। तो हमें ये भी देखना है। एक बार ये पहाड़ों में चले जाओ, जैसे मैं लेह लद्दाख गई थी,
तो वहाँ इतना ग्रैंड, इतना ह्यूज है सब कुछ कि आप अपने आप को इतना सा पाते हो। तो वाकई में जो पूरा यूनिवर्स है उसमें आप इतने से हो, और हम सोचते हैं कि बस हमारे ऊपर ही सारी दुनिया का बोझ है और पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, भगवान ने दिया है हमें रोल प्ले करने के लिए, हम रोल प्ले करते भी हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि क्या मुझे उसकी बंदे की किस्मत से तो नहीं मिल रहा है जिसको मैं तनख्वाह दे रहा हूँ। हो सकता है कि तनख्वाह मैं देता हूँ और अल्लाह मुझे यूँ देता है कि मैं इसकी किस्मत से खा रहा हूँ, कि मुझे इसे सैलरी देना थी। ये सोचना बहुत ज़रूरी है, ये सोच बहुत ज़रूरी है अंदर पैदा करना कि 150 लोगों का परिवार मैं नहीं पाल रहा हूँ, भगवान पाल रहा है, ज़रिया मैं बनाऊँ। और शायद मुझे भी आज रोटी पानी इसीलिए सही मिल रहा है कि मैं उसको पाल रहा हूँ। डॉक्टर जमाल, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं अगर आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं, आप डॉक्टर हैं, कैंसर इम्यूनोथेरेपिस्ट हैं, फिज़िकली फ़िट हैं, क्या आप अपने आप को मेंटली फ़िट मानते हैं, या आपको भी लगता है कभी कभी आपको? नहीं, वैसे मैं मेंटली फ़िट तो शायद नहीं हूँ, मैं भी थोड़ा सा इसेंट्रिक हूँ, लेकिन डिप्रेशन का शिकार कभी नहीं हुआ मैं। इसेंट्रिक होना डिफरेंट होता है। इसेंट्रिक एक नया लफ्ज़ आ गया तुमने जो पूछा। इसेंट्रिक लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर टारगेट पे ही काम करते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। मतलब वो टारगेट डिफाइंड टारगेट होता है, वो वाला टारगेट नहीं कि मुझे उस लड़की से शादी करना है। दैट इज़ इरेलेवेंट टारगेट। रिलेवेंट टारगेट ये है कि मैं अपने कारोबार में, बिजनेस में, या अपने काम में या प्रोफेशन में कितना एक्सेल करना चाह रहा हूँ, वो टारगेट पे अगर काम कर रहे हैं, वो इसेंट्रिक लोग होते हैं, डिप्रेशन वाले नहीं होते हैं। और अचीवर्स में इसेंट्रिसिटी भी, इसेंट्रिक कैरेक्टर भी होता है। जैसे आपने देखा है, माशाल्लाह बड़े अच्छे इंटरव्यू लेती हैं आप, जो ज़्यादातर आप स्टार्स के इंटरव्यू लेती हैं जो पर्दे पे रोल प्ले करते हैं, और आपने उनको भी देखा होगा, वो भी कुछ ना कुछ इस तरीके के होते हैं कि वो अपने काम में लगे रहते हैं, तभी जाके उस मुकाम तक पहुंचते हैं। लेकिन मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है, लॉट ऑफ अचीवर्स जिन्होंने अपनी लाइफ में खूब सक्सेस पाया है, नेम, फेम, पैसा खूब कमाया है, वो क्यों डिप्रेशन का शिकार होते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रिविलेज्ड लोग हो, आपको सब कुछ मिला है, तो आपको शायद लोगों की हेल्प करना चाहिए। यू शुड बी ग्रेटफुल, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। इसीलिए तो कहते हैं बीमारी है ये, इसका इलाज करना चाहिए। बीमारी क्या होती है? जो मेरे अंदर कंट्रोल में, जो मेरे कंट्रोल, नहीं सक्सेस नहीं। जैसे कोई ऐसा है, मान लीजिए कि कोई एक्टर है, उसने फिर वो बीमार हो गया, तो बीमारी की तरह ले उसको, उसके अंदर पता होना चाहिए बीमारी है ये। जिसे हमने देखा कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। पिछले ज़माने में एक हीरो ने सुसाइड की, तो उसके अंदर क्या परेशानियां थी उसको किसी ने ट्रेस नहीं किया ना, उसको पहचान नहीं पाए लोग। तो पहचानने वाले वही होते हैं। तो इसका ताल्लुक़, मैंने तुम्हें शुरू में अपने इंटरव्यू शुरू तुमने किया था, मैंने कहा था कि गरीबों के शहर जाओ, बस्ती में तो तुम्हें हंसते चाहते चेहरे भी नज़र आएंगे, और रईस लोगों में ऐसा नहीं होगा। तो डिप्रेशन हैज़ सो मैनी कैरेक्टर्स इन इट। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं लाइफ में, एंजाइटी आप चाहते हैं कि आपको एंजाइटी ना हो, पैनिक अटैक्स ना हो, स्ट्रेस ना हो, यू जस्ट वांट टू बी हैप्पी, तो क्या तरीका है खुश रहने का? देखो, पहले तुम्हें ये समझना है कि ये डिसऑर्डर क्रिएटेड है, और कुछ हद तक मतलब ये बीमारी की तरह भी है। तो हम ज़रूरी नहीं कि हमारा नेचर बहुत अच्छा हो तो हम बीमार नहीं हो जाएं। जैसे मुझे ज़ुकाम होगा, नज़ला होगा, खांसी होगी, बुखार आएगा, ऐसी मेंटल डिसऑर्डर भी मुझे हो सकता है किसी भी समय, तो उसका इलाज करना चाहिए। हमारा खाली मूड अच्छा होने से, पैसा कमाने से, गरीब होने से डिप्रेशन का ताल्लुक़ नहीं है। ये डिप्रेशन एक बीमारी की तरह है, अगर बीमारी मान के चले। तुम बात समझ रही हो मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूँ? हमारे व्यूवर्स को भी समझना चाहिए कि ये मतलब नहीं है कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया तो मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँगा, या मैं गरीब हो गया तो डिप्रेशन में चला जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन एक बीमारी है, एक रोग है, मेंटल डिसऑर्डर है। उसको ठीक करने के लिए सहारे दो हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और दूसरा ट्रीटमेंट जो है दवा से, और तीसरा एनवायरनमेंट का ट्रीटमेंट, जो मैं अब एम्फसाइज़ करूँगा। मान लीजिए घर में क्या माहौल है, एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे मैंने तुमसे कहा कंपैटिबिलिटी है हस्बैंड वाइफ में, नहीं है। आर दे हैप्पी विद ईच अदर, आर दे सेटिस्फाइड विद ईच अदर, वो ज़रूर करना है। वो समाज में भी बहुत ख़त्म होता जा रहा है। घर में एनवायरनमेंट, हस्बैंड वाइफ के बीच में एनवायरनमेंट अच्छा हो, बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करें रादर देन उनको गैजेट्स देना या टीवी देना। आई थिंक ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम डेली लाइफ में डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ को अपना और ज़्यादा बेटर रख सकते हैं। बट अगेन, अगर मैं आपसे पूछूं, कौन सी एक डेली रूटीन हम अपना बना सकते हैं जिससे हम मेंटली फिट रहें? डेली रूटीन में मैंने जैसे तुमसे कहा, ध्यान को अगर तुम कहोगी कि स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान, मतलब प्रे करना
या मेडिटेट करना, भगवान के बारे में खाली सोचना जी, खाली लेटे हुए भी सोचना कि अल्लाह तूने मुझे कितना कुछ दे दिया, मैं इस काबिल नहीं था, बीइंग ग्रेटफुल। हाँ, या भगवान तूने मेरे लिए क्या क्या कर दिया। हर खुशी पे भगवान का नाम लेना, अल्लाह का नाम लेना, हर खुशी में शामिल करना उसको। तो ये चीज़ जो है ये हमें चाहिए, समाज को चाहिए। इंसान में और जानवर में सिर्फ यही फ़र्क है, इसके अलावा दूसरा कोई फ़र्क है नहीं। सारी नीड्स उनकी भी होती हैं, सारी नीड्स हमारी भी होती हैं। वो नीड्स अपने हिसाब से पूरी करते हैं, हम नीड्स अपने हिसाब से पूरी करते हैं, लेकिन हम इंसानियत के दायरे में रहना जानते हैं और इंसानियत का दायरा हमें मज़हब सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ मैंने आजकल, मैं क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ और जैसे मैंने बताया कभी खुद भी मैं लो फील करती हूँ, सो आई रीड अ लॉट। सो उसमें माइंडफुलनेस के बारे में आजकल मैंने फील किया कि जब आई एम माइंडफुल, बीइंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन, दैट ऑल्सो हेल्प्स मी काम डाउन और एनजाइटी कम होती है। बीइंग माइंडफुल ऑफ व्हेन यू आर देयर, जैसे अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो इस वक्त दिमाग सिर्फ यहाँ हो, कहीं और ना हो। बीइंग फुली प्रेजेंट, अपने ऑक्यूपेशन में समा जाना। जो आप जिस ऑक्यूपेशन में हैं उसमें आप बखूबी, जैसे हमारी ये टीम है जिसमें हम बैठे हुए हैं, हम आप खाली टीम नहीं बना सकते थे जब तक हमारे प्रोड्यूसर नहीं हो, हमारे कैमरामैन नहीं हो, साउंड रिकॉर्डिस्ट नहीं हो, एडिटर नहीं हो, तब तक ये यूट्यूब भी नहीं हमारा चलाएगा अच्छा चैनल, ना लोग देखेंगे। तो ये चीज़ समझना है कि पर्दे के पीछे जो लोग हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने जो पर्दे के सामने हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आई थिंक अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो हैं। एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, सोशल मीडिया ये हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए एक तरह से डिप्रेशन का रीज़न है? बिकॉज यू नो सोशल मीडिया पे आप रील्स देखते हो, अब गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा है, फिर आप वीडियोस देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, आपको लगता है अरे पूरी दुनिया कहीं ना कहीं घूमने जा रही है, मैं तो घर पे बैठा हुआ हूँ। तो ये सोशल मीडिया से किस तरह से अपने आप को बचाया जाए? नहीं, बचाने की ज़रूरत तो नहीं है। तुमने देखा होगा नए मोबाइल्स में आजकल एक फ़ीचर आता है कि स्क्रीन टाइम कितना दिया तुमने 24 घंटे। हाँ, वो आप देख सकते हैं। yes. देख सकते हैं, वो ज़रूर देखना चाहिए स्क्रीन टाइम कितना दिया मैंने। अगर मैंने 4 घंटा स्क्रीन टाइम दिया 24 घंटे में तो इट्स टू मच टाइम। 4-5 वो कभी कभी मोबाइल्स में आप सेट कर सकते हैं कि स्क्रीन टाइम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दोगी तो वो भी लिमिट हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता दूर रहो उससे, वो भी ज़रूरी है, पार्ट है, लेकिन स्क्रीन टाइम हमेशा याद रखें कि हम कितना देर बैठ सकते हैं, हमारी क्या कैपेसिटी है। 4 घंटा इज़ टू मच। 40 मिनट्स 50 मिनट्स इज़ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर सोशल मीडिया। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए सोशल मीडिया पे। जी, आप सोशल मीडिया पे इतने पॉपुलर हैं कि आप खुद अपने वीडियोस या और चीज़ें देखते हैं सोशल मीडिया पे? आप टाइम? जी, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे मालूम होता है। मैं बच्चों के प्रोग्राम बहुत देखता हूँ, चूँकि मुझे पता होता है कि बच्चों के प्रोग्रामर्स जो हैं वो मतलब वेग वीडियोस बनाते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता। बच्चे उसमें खुश रहते हैं, उलझे रहते हैं। 9-10 साल के बच्चे हैं अगर, तो वो मुझसे कहेंगे बच्चे, मतलब मेरे ख़ानदान में भी हैं, कि अंकल आपने ये देखा? तो मैं बैठ के देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये टाइम वेस्ट है इसका, बिकॉज इसका कोई पर्पस ही नहीं है वीडियो बनाने का। बट उसके वो कहते हैं बच्चे कि आपको अंकल पता है इनके फॉलोअर्स कितने हैं? मैंने कहा हाँ 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो 20 मिलियन का मतलब 2 करोड़ हो गया। तो 2 करोड़ से ज़्यादा भी फॉलोअर हो सकते हैं, चूँकि बच्चे फॉलोअर हो जाएंगे, बट वो मीनिंगलेस वीडियोज़ हैं। ही इज़ जस्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ दोज वीडियोज़। उनका पर्पस कुछ भी नहीं है, वो एजुकेशन भी नहीं है, उसमें वो ऐसी बातें करेगा जो बिल्कुल नॉनसेंस होंगी। लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने बच्चों की बात करी, इवन बड़े लोग, जैसे आजकल OTT पे इतना सारा कंटेंट आता है, फिल्म्स, वेब सीरीज़ जिसमें वायलेंस है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में चीज़ें दिखाई जाती हैं। आपको क्या लगता है वो सब जब हम कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, तो उसका मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है हमारी? शायद नहीं होता है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। वो जितने भी लोग फिल्म देखने जाते हैं वो मान के चलते हैं फिल्म है। हाँ, वो नेगेटिविटी देखते हैं, बट नेगेटिविटी से दूर होने की कोशिश भी करते हैं। उनको पता होता है क्योंकि किसी भी फिल्म में मोरल क्या हमेशा निकल के आता है, अच्छा मोरल है। फिल्म कभी भी गलत मैसेज को कन्वे नहीं करती है, लास्ट में जनरली अच्छे मैसेज। जो मैं फिल्में, माफ़ करना, मैं बहुत नई फिल्में देखता नहीं, मेरे पास वक्त नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा है, ये कैंसर जो टॉपिक है ये ख़त्म कर देता है पूरा आपकी लाइफ को। तो मैं उतनी फिल्म, लेकिन जो फिल्म्स होती थी पहले ज़माने की, उनमें एक लास्ट में एक मोरल निकाल के आते थे, वो मोरल कैरी करना चाहिए। और मैंने फिर आपसे वही कहना है कि अपनी फैमिली वैल्यूज़ को आपको प्रिजर्व करना है। उन्हीं के हिसाब से हिंदुस्तान और हमारा मुल्क बहुत अच्छा रहेगा। आज भी हम वेस्ट के हिसाब से कम डिप्रेशन के शिकार हैं जितना वेस्ट डिप्रेशन का शिकार है।
नाइस, आई थिंक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव नोट पे ये इंटरव्यू एंड किया जा सकता है। कोई बुक आप रेकमेंड करना चाहेंगे जो आपकी पॉजिटिविटी आपको लेकर आए लाइफ में, जो आपने पढ़ी हो या जिससे आप रेकमेंड करना चाहें? देखो, ऐसा है कि एक बुक को मैं रिकमेंड करूंगा तो वो बहुत बिक जाएगी, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ करूं मैं। हाँ, सब लोगों को अपना फ्री विल है, वो कुछ भी पढ़ें। मैं किसी को ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं बहुत पढ़ता हूँ, बुक्स भी बहुत हैं, लेकिन मैं कोई लेबल किसी को नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे समझें, वो सारी बुक्स का मैं जूस निकाल के दे रहा हूँ उनको, ये समझ लें। धन्यवाद आपका, शुक्रिया बहुत बहुत समय देने का। थैंक यू डॉक्टर जमाल, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और आपने इतनी अच्छी पूरा ये वीडियो मुझे बहुत इंसाइटफुल लगा, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा एंड आई एम श्योर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा मेंटल हेल्थ के बारे में। नमस्कार जी, धन्यवाद, थैंक यू।